start the question number 8 from exercise 12.2। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसलिए क्लास तक आपने 7 तक कंप्लीट कर लिया है। तो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8? तो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम लोग समझ लें क्या इसमें बता रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो भी फॉर्मूला यूज किया जाएगा, उसको यूज करके हम लोग रिजल्ट को बता लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। A horse is tied to a peg at one corner of the square-shaped grass field of side 15 meter by mean of a 5 meter long rope। ठीक है, देखो एनसीईआरटी की बुक सभी लोग ले लीजिएगा। ये पेज नंबर 230 पर एक्सरसाइज 12 पॉइंट है और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो कुछ ये डायग्राम भी यहाँ बना के रखा हुआ है कि स्क्वायर फील्ड है। ठीक है ना, ये स्क्वायर फील्ड है और इसका जो साइड है वो 15 मीटर का है। 15 मीटर साइड का स्क्वायर फील्ड है, मींस ऑल साइड्स आर 15 मीटर। अब इसमें एक हॉर्स को एक रोप से टाइड किया गया है और जो रोप का लेंथ है वो कितना बताया गया है? रोप का लेंथ बताया गया है 5 मीटर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो ये हॉर्स है और हॉर्स को 5 मीटर लेंथ के रोप से एक कॉर्नर पर ऐसे कुछ टाइड कर दिया गया है। ठीक है, फाइंड, क्या फाइंड करना है? द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो देखो जो हॉर्स है अगर इसमें ग्रास है, पूरे फील्ड में क्या लगते हैं? ग्रास है। ठीक है ना, अब ये हॉर्स क्या करना चाहता है? इसको ग्रेज करना चाहता है। तो हॉर्स को तो आपने टाइट कर दिया, बांध दिया एक जगह से, वो फ्री तो नहीं पूरे फील्ड में मूव कर पाएगा। तो एक कॉर्नर पे जब आपने इसको टाइट किया तो वो मूवमेंट उसका जो कैसा होगा? उसका मूवमेंट इस तरीके से कर्व होगा। ठीक है, वो एक कर्व दैट मींस एक आर्क शेप में ये मोशन कर पाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देखो, इस तरीके से वो ग्रेज कर पाएगा। तो वो फील्ड, वो एरिया, उस फील्ड का एरिया फाइंड करना है जिसमें कि वो ग्रेज कर पा रहा है। तो आप देख सकते हो कि वो जो ग्रेज कर पा रहा है वो फील्ड जो है वो ये पार्ट हो सकता है, जिसमें कि अगर हम इसको ये बोले कि ये फोर्स अगर ये पूरा एक रिवोल्यूशन ले लेता तो एक सर्कल बनाता। अगर वो एक रिवोल्यूशन इस तरीके से पूरा कंप्लीट कराता तो ये जहां पर उसको टाइड किया गया है वो सेंटर हो जाता और लेंथ ऑफ रोप जो है वो रेडियस होता और एक सर्कल का फॉर्मेशन होता। हो सकता है ना? चलो बना के दिखाते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर ये पूरा कंप्लीट एक रिवोल्यूशन कर लेता है अपने फुल लेंथ के रोप पे, रोप का लेंथ 5 मीटर रखते हुए वो पूरा अगर एक चक्कर घूम जाएगा तो एक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो आपको ये बताना है कि ये जो एरिया ऑफ फील्ड है जहां पे ग्रास वो ग्रेज कर सकता है उसका एरिया क्या है। क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को पहले कंप्लीट करते हैं। देखो ये है स्क्वायर, तो जब स्क्वायर है तो यहाँ पर एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री का। भाई कॉर्नर ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, कॉर्नर पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को इस एरिया का, इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक क्वाड्रेंट का हो रहा है। सर्कल में आपका ये पार्ट जहाँ पर सेंटर पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है ये आर्क, तो ये क्वाड्रेंट होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी आप 1/4 पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हो, या तो आप सेक्टर के फॉर्मूले से इसको करना चाहो तो आप देख सकते हो ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है और रेडियस इस सेक्टर का आ रहा है 5 मीटर। तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड बाय यूजिंग द सेक्टर फॉर्मूला आल्सो। तो चलो सेक्टर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में जो एंगल फॉर्मेशन है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, आप देख सकते हो एंगल का फॉर्मेशन सेंटर पर कितना कर रहा है ये आर्क? 90 डिग्री का। और रेडियस ऑफ द आर्क आपको बता रहा है 5 मीटर। तो 5 मीटर रेडियस हो गया। तो इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज्ड बाय द हॉर्स, कितना एरिया ग्रेज करेगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपने यूज कर लिया। अभी देखो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर लोगे तो 90/360 आप देख सकते हो आ रहा है, वही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला का फॉर्मेशन ही होगा। 1/4 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर दैट मीन्स 5 इंटू 5। ठीक है, तो पाई की वैल्यू देखो 3.14 तो नहीं गिवन है, हाँ दिया है 3.14। तो अगर पाई की वैल्यू 3.14 दिया है क्वेश्चन में तो हम लोग उसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3.14 लेकर के इसको जरा कैलकुलेट करिए और बताइए कितना आएगा। 2 से चलो इसको कैंसिल कर लिया आपने, 2 1 जा 0.0 और ये हो जाएगा 7। ठीक है,
नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 जा 11 हो गया, 6 जा एंड फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा 7। ठीक है, अभी इसको आप फुल कैलकुलेट कर लीजिए और बताइए कितना आएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर में इसका एरिया कितना आएगा, जरा कैलकुलेट करके बताइए, चेक करिए इसको। तो एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज्ड बाय द हॉर्स वो आपको मिल गया 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। इस एरिया को हम लोग यहाँ पर नोट कर दें, इसका एरिया आ रहा है 19.625 मीटर स्क्वायर। इसलिए नोट किया तो कि अभी आगे कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा है कि इसको फिर यूज करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, फर्स्ट पार्ट सबने कंप्लीट कर लिया होगा। सेकेंड पार्ट में है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो अब हम लोग रोप के लेंथ को इंक्रीज करने जा रहे हैं। रोप का लेंथ अब यहाँ से इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 10 मीटर लेंथ का हो जाएगा। तो जो एरिया इंक्रीज होगा, जो अभी तो इतना 19.625 मीटर स्क्वायर वो एरिया ग्रेज कर पा रहा है, बट अगर हम उसको 10 मीटर रोप को 10 मीटर लेंथ का कर देते हैं तो कितना एरिया इंक्रीज करेगा रोप। ठीक है, मतलब ग्रेज करने का एरिया क्या इंक्रीज होगा। तो इसको कुछ इस तरीके से समझो कि अब ये जो 5 मीटर था ये आपका बढ़ के यहाँ पे देखो 10 मीटर हो गया, ये 5 और बढ़ा दिया, तो टोटल जो लेंथ है यहाँ पर वो हो गया, कितना हो गया, वो हो गया 10 मीटर, रोप का लेंथ 10 मीटर। अब फिर से अगर हम देखें इस तरीके से, अगर ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन लेता तो एक सर्कल ही तो बनाता है ना। ठीक है, 10 मीटर रेडियस को लेकर के अगर ये पूरा घूम जाएगा हॉर्स, तो फिर से एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा। और देख सकते हो वो अब इतना एरिया ग्रेज कर पा रहा है, अगर यहाँ से देखें तो इतना एरिया, ये पूरा ये पार्ट ग्रेज कर पाएगा इतना। ठीक है, बट आपसे ये नहीं पूछा कि अब कितना वो ग्रेज कर पाएगा, आपसे ये पूछा है कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा ग्रेज करने में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ रहे होगे। इस बार हम लोग 10 मीटर रेडियस को लेकर के और सेंट्रल एंगल फिर 90 डिग्री होना है, तो 90 डिग्री सेंट्रल एंगल है, 10 मीटर इसका रेडियस लेकर के आप इस पूरे एरिया को पहले फाइंड कर लो। जब पूरे एरिया को फाइंड कर लोगे जो वो ग्रेज कर रहा है 90 डिग्री एंगल पर, और उसके बाद आपने ये देखो 19.625 इतने एरिया को निकाल रखा है, तो इस पूरे एरिया में आप इस एरिया को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। समझ पा रहे हो ना, ये होल एरिया जो आप पूरा निकालोगे जितना वो ग्रेज कर रहा है, उसमें से अगर आप इस पार्ट को माइनस करोगे, दैट मीन जब 5 मीटर उसका रोप का लेंथ था उस समय जो एरिया ग्रेज करता था, उसको जब आप पूरे में माइनस करोगे तो ये इंक्रीज एरिया आपको मिल जाएगा। देख सकते हो ये इंक्रीज एरिया, ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया होगा, चलो करके देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में सबसे पहले आप क्या निकालिए, सबसे पहले आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज्ड बाय हॉर्स when rope is 10 मीटर लॉन्ग। अब हम लोग ये पहले मालूम कर लेंगे कि 10 मीटर लॉन्ग अगर रोप को लिया जा रहा है तो कितना एरिया हॉर्स ग्रेज कर रहा है, इसको फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए फिर से सेम फॉर्मूला यूज कर लो, 90/360, आप 1/4 इसको सीधे लिख सकते हो फॉर द क्वाड्रेंट ऑल्सो। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 बोला है लेने के लिए, आर स्क्वायर दैट मीन्स 10/10। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1 हो गया, 4 हो गया, इसको आप कैलकुलेट करके बताइए कि यहाँ पर कितना मीटर स्क्वायर एरिया इस समय ग्रेज करेगा हॉर्स जब उसका रोप का लेंथ 10 मीटर लॉन्ग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 78.5 मीटर आ रहा है, इसका जो एरिया ग्रेज कर रहा है वो 78.5 मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेज कर पा रहा है दिस टाइम, जब रोप को 10 मीटर लेंथ पे आप लोगों ने कैलकुलेट किया है ना। अभी सब्ट्रैक्शन तो किया नहीं होगा, ये 10 मीटर रोप पे आपने एरिया निकाला है, यस। तो 10 मीटर रोप के लेंथ को लेकर के ये जो एरिया कंप्लीट वो कवर कर ग्रेज कर पा रहा है वो एरिया आपने निकाल लिया। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि 10 मीटर लेंथ रोप पर कितना एरिया हॉर्स ग्रेज करेगा, आपसे पूछा क्या है कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दो। ठीक है, तो इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा, देखो अभी 78.5 अभी ये ग्रेज कर रहा है और माइनस करना है हम लोगों को 19.625। जरा इसका बताइए कितना आएगा माइनस करके, इसको लिख दें,
इसका आंसर आ रहा है 58.875, 58.875, करेक्ट। 58.875 इज करेक्ट। तो दिस इज द एरिया जो कि इंक्रीज करेगा, दैट अगर हॉर्स के रोप के लेंथ को 10 मीटर कर दिया जाएगा 5 मीटर की जगह, तो इतना एरिया ज्यादा ग्रेज कर पाएगा, ठीक है ना। चलिए कंप्लीट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज गिवन? अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। देखो एनसीईआरटी की बुक सभी लोग ले लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो बुक रहेगा तो आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली वहां से रीड कर पाओगे हमारे साथ। तो अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters, which divide the circle into 10 equal sectors. ठीक है, फिगर बना के दिया हुआ है, तो फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक है, कुछ इस तरीके का देखो फिगर है, थोड़ा सा बना दें आपको समझाने के लिए। देखो ये आपने बना दिया ब्रूच का डिजाइन, इसमें फिर डायमीटर्स 5 डायमीटर्स जो कि सिल्वर वायर से ही बनाए गए। ये सिल्वर वायर से पहले ब्रूच बनाया गया, ठीक है, इसके अंदर जो डिजाइन वगैरह है वो तो डिजाइन दिया ही गया है, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करोगे, 5 कुछ इस तरीके से 5 कितने हो गए, 1 2 3 4, ये तो काउंट हो चुका है ना, एक और आएगा, एक और ले लो, थोड़ा सा इसको स्पेस दे दें ऐसे ऐसे। देखो 5 हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। चलिए ये देखिए थोड़ा सा कम ज्यादा होगा तो उतना समझिएगा, सब इक्वल है, ठीक है ना, सारे जो सेक्टर हैं वो इक्वल हैं। ये है ब्रूच, तो ब्रूच बन गया और इसमें ये बता रहा है कि 5 डायमीटर्स, ये सारे डायमीटर्स हैं, अभी देखो सेंटर से जा रहे हैं तो सारे डायमीटर्स हैं और 5 डायमीटर्स बना करके इसमें 10 इक्वल सेक्टर्स डिवाइड किया गया है, ठीक है। पूछ रहा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, तो जो यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर जो दिया हुआ है वो है 35 मिलीमीटर। तो 35 मिलीमीटर डायमीटर का एक सर्कल बनाया जा रहा है ना। अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो इतना इंफॉर्मेशन दिया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बताना है ब्रूच को बनाने में कितना सिल्वर वायर का लेंथ यूज करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो देखो सर्कुलर शेप दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। सर्कमफ्रेंस में सिल्वर वायर यूज किया गया होगा और 5 डायमीटर्स दिए गए हैं, तो 1 डायमीटर का लेंथ तो पता है 35 मिलीमीटर, तो इंटू 5 कर लेंगे, तो लेंथ ऑफ ऑल डायमीटर्स, मतलब दैट मीन जो डिजाइन में यहाँ यूज किया जा रहा है डायमीटर्स का टोटल लेंथ आ जाएगा और सर्कमफ्रेंस ले लेंगे। तो यहाँ इन दोनों को फाइंड करके और जब टोटल करेंगे तो सिल्वर वायर का टोटल लेंथ मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं रेडियस। तो रेडियस मिलीमीटर में लेके चलते हैं, 35/2 मिलीमीटर, ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ब्रूच। अब आप सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लो। सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7 ले लिया, पाई की वैल्यू 3.14 तो नहीं गिवन है ना, हाँ नहीं दिया है 3 तो हम लोग बाय डिफॉल्ट 22/7 ही लेते हैं। अगर क्वेश्चन में 3.14 गिवन है तो फिर वो लेके चलना चाहिए। तो अभी 22/7 हो गया और r की वैल्यू देखो 35/2 है, तो उसको कैलकुलेट कर लें। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ही आपने कैंसिल कर लिया 5 टाइम्स, तो 5 टू 10 और 5 टू 10 111, 110 मिलीमीटर। तो देखो 110 मिलीमीटर आपको क्या मिला, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिल्वर वायर। उस सिल्वर वायर का जो सर्कमफ्रेंस है वो आपको मिल गया। दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस के फॉर्मेशन में जो सिल्वर वायर का लेंथ यूज हो रहा है वो हो रहा है 110। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल डायमीटर्स। इसमें 5 डायमीटर्स हैं, तो सारे डायमीटर्स का जो लेंथ है वो 35
मिलीमीटर का है तो 5 डायमीटर्स हैं, इंटू 5 कर लेंगे। तो हम लोग को तो बताना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। एक बार में अब लिख दी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है। तो सिल्वर वायर का जो टोटल लेंथ होगा कैसे निकलेगा, देखो ये पूरा आपने फाइंड किया 110 मिलीमीटर, तो ये 110 मिलीमीटर तो है, प्लस अब एक डायमीटर जो है उसका लेंथ यहाँ पे 35 मिलीमीटर है, इस तरीके के 5 डायमीटर हैं, इंटू 5 कर लेंगे, 35 इंटू 5, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 175, तो ये हो जाएगा 285 मिलीमीटर, यस 285 ना, हाँ 285 मिलीमीटर लेंथ हो जाएगा सिल्वर वायर का, जिससे इस ब्रूच को बना लिया गया। एक पार्ट क्लियर हो गया, आइए सेकंड पार्ट में चलते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है इसको समझ लें। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, तो ब्रूच कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 10 पार्ट में, तो हर एक पार्ट का एरिया तो इक्वल है, तो किसी एक ब्रूच के एरिया को फाइंड कर लेना है, किसी एक सेक्टर के एरिया को फाइंड कर लेना है, ठीक है। हो गया, इसको रफ कर ले, डन। आइए सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि देखो सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर 10 सेक्टर्स बन रहे हैं, एक सेक्टर की भी हम बात कर रहे हैं, इस तरीके के 10 सेक्टर हैं। तो अगर इस वन सेक्टर को फाइंड करना है तो हमको ये भी मालूम करना होगा कि ये सेक्टर या कह लो ये जो आर्क है जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व हो रहा है, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। सेंट्रल एंगल मिलेगा तभी हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो आप देखो जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है राउंड अ पॉइंट, तो वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो उस 360 डिग्री को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि हर एक यहाँ पे जो एंगल मेजरमेंट होगा हर एक सेक्टर का सेम होगा, हर एक सेक्टर पे सेम एंगल मेजरमेंट होगा। क्यों सेम एंगल मेजरमेंट होगा, क्योंकि हर एक सेक्टर का आर्क सेम है, तो जब आर्क सेम है तो एंगल भी इक्वल सबटेंड करेगा। तो दैट मीन्स जो होल एंगल है, कंप्लीट एंगल है, वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 10, तो 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर एट सेंटर। तो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 10 से डिवाइड करिए और ये आ जाएगा 36 डिग्री। क्लियर हो गया होगा, आप तो सिंपल तरीके से आप बता सकते हो इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, बस ये एंगल ही निकालना था, आप तो क्वेश्चन आप कर लोगे। एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लो, थीटा हो गया 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस 35/2 था ना, हाँ 35 डायमीटर था, तो 35/2 इंटू 35/2। अब देखो ये कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 10 टाइम्स इसको कैंसिल कर लिया, 5 टाइम्स इसको कैंसिल कर लिया, 2 11 ये कैंसिल कर लिया, ठीक है। अब तो सीधे सीधे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो आप, क्या बच रहा है आपके पास 11 इंटू 5 इंटू 35। अच्छा ये 5 से ये भी कैंसिल हो गया, 5 2 जा, ये भी कैंसिल हो गया, अभी एक और कैंसिल हो रहा था, इसको भी कर लें। अच्छा अब देखो डिनोमिनेटर में आपके पास 2 बच रहा है, ये हुआ 11 इंटू 35/2, और इसको आप कैलकुलेट करके बताइए कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर मिलीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो इट इज, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, तो इसका कैलकुलेशन करने पे आपको जो आंसर मिल रहा है 96.25 आ जाएगा, तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपने मिलीमीटर स्क्वायर में ही आंसर फाइंड कर लिया, आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।